आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश निदा। जी, आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है सिलेबस ऑफ इंग्लिश प्ले ग्रुप। ये जो सिलेबस है ये मैं दोबारा लेकर आई हूँ क्योंकि उसकी वजह ये थी कि कुछ चीज़ें जो थी वो मिसिंग थी इसके अंदर, जो कि मैंने ऐड की हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो हैं वो इस चीज़ को जो है पसंद करेंगे, जो कि मैं दोबारा से लेकर आई हूँ। और आपको मैं बताने लगी हूँ कि सिलेबस ऑफ प्ले ग्रुप में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो सिलेबस ऑफ प्ले ग्रुप है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले तो आ जाएगा जी रिकग्नाइजिंग अपर केस लेटर्स A to Z। जैसे कि आपको सबको पता है कि जो प्ले ग्रुप का बच्चा होता है उसकी उम्र जो होती है 2 से 3 साल की होती है। और जब आप उसको मॉन्टेसरी में दाखिल कराते हैं, मॉन्टेसरी में जब बच्चा जाएगा प्ले ग्रुप में तो वो जाता है 3 से 4 साल की उम्र में। तो जब वो जाता है तो उसके लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल नई होती हैं, यानी कि आपने उसकी बेस बनानी है। तो टीचर का ये काम होता है कि वो उसकी अच्छी बेस बनाए। मदर्स भी इसमें भरपूर साथ देती हैं टीचर का। और जब ये दोनों जो हैं मिलकर काम करती हैं, मदर और टीचर, तो बच्चा जो है उसकी बेस बहुत अच्छी बनती है। तो सबसे पहले जो है वो एक ज़रूरी चीज़ ये है कि बच्चे की बेस बनाने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे को कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स की पहचान हो। अगर बच्चे को कैपिटल और स्मॉल लेटर्स की पहचान ही नहीं होगी तो बच्चा लिख ही नहीं सकेगा। तो रिकग्नाइजिंग अपर केस लेटर्स A to Z, यानी कि अपर केस लेटर्स होते हैं जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, ठीक है। और इसको जो है सबसे पहले तो बच्चे को आपने अगर ये बताना है, ये समझाना है कि ये कौन सा लेटर है, तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। प्रैक्टिस आपने इस तरीके से बच्चे को करवानी है कि जब भी आप कोई काम करने लगें तो आप बच्चे को जो है वो ये बताएं कि ये जो आप काम कर रही हैं या जो भी उस वक्त आपके पास चीज़ें मौजूद हैं वो उसका नाम क्या है, और इसके अलावा वो लेटर्स जो हैं वो किस चीज़ से स्टार्ट होते हैं। और देन उसके बाद सबसे जो अहम और इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि जब आप बच्चे को रीडिंग करवाते हैं तो रीडिंग में भी बच्चा जो है वो लेटर्स को रिकग्नाइज़ कर लेता है, लेटर्स को समझ लेता है। और ये काम आपने हर रोज़ करना है, रोज़ाना करना है, जो आपने बच्चे को रीडिंग करवानी है, ताकि बच्चा जो है वो कम से कम जो है वो उसको सीख सके। जब आप बच्चे को शुरू में ये चीज़ें समझाएंगे तो बच्चा नहीं समझ सकेगा, क्योंकि बच्चे के लिए ये चीज़ें नहीं हैं। लेकिन जब आप बच्चे को रेगुलरली इन चीज़ों के बारे में बताएंगे, यानी कि A to Z के बारे में बताएंगे, कैपिटल लेटर्स के बारे में और स्मॉल लेटर्स के बारे में, तो बच्चा खुद ब खुद ही सीख जाएगा। तो जी रिकग्नाइजिंग अपर केस लेटर्स A to Z और रिकग्नाइजिंग लोअर केस लेटर्स A to Z, ये बच्चे को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके अलावा आगे जब चलते हैं तो देख लेते हैं लेटर साउंड्स A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, यानी कि जो उसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, जो अल्फ़ाबेट्स हैं कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के, कैपिटल लेटर्स जो होते हैं वो हमेशा आप याद रखें कि वो जो है अपर केस लेटर्स होते हैं, यानी कि वो फर्स्ट 3 लाइन्स में लिखे जाते हैं। कोई भी ऐसा कैपिटल लेटर नहीं है जो कि या मिडल वाली लाइन में लिखा जाए या बॉटम वाली लाइन में लिखा जाए। जो A to Z स्मॉल लेटर्स हैं वो कुछ जो हैं वो मिडिल वाली लाइंस में लिखे जाते हैं, बल्कि ज़्यादातर जो है वो मिडिल वाली लाइंस में लिखे जाते हैं। और जब मिडिल वाली लाइंस में लिखे जाते हैं तो उसके साथ साथ जो होते हैं वो जो ऊपर वाली लाइन होती है उसमें भी कुछ जो उसके लेटर्स हैं वो आ जाते हैं और कुछ नीचे भी आ जाते हैं, नीचे वाली लाइन पर भी। तो जब बच्चा जो है वो रिकग्नाइज़ कर रहा होगा, यानी कि जब आप बच्चे को पढ़ा रहे होंगे A to Z, तो आपने साथ साथ बच्चे को साउंड भी बतानी है उस लेटर की कि इस लेटर की क्या साउंड है, ताकि उसको ये समझ में आए कि इस लेटर को मैंने किस तरीके से जो प्रोनाउंस करना है। आगे चलते हैं कॉमन नाउन्स, फ्रूट्स, एनिमल्स, कलर, शेप्स, नेम, यानी कि आपने जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो अगर आपके सामने आपने बच्चे के सामने फ्रूट कोई रखा है, या अगर आपके सामने कोई फ्रूट है या कोई भी चीज़ है, तो आपने उसको जो है बताना है कि वो चीज़ क्या है। और इसके साथ साथ आपने उस चीज़ का कलर भी उसको बताना है कि इस चीज़ का कलर ये है। और तो बच्चे को जब आप ये चीज़ें बताएंगे तो बच्चा खुद ब खुद जो है ये सारी चीज़ें सीख जाएगा। फ्रूट्स नेम जो हैं, सबसे पहले अगर आप अपने बच्चे को याद कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है आपने उसको फ्रूट्स नेम याद करना है, क्योंकि जब आप बच्चे को फ्रूट्स खाने के लिए देंगे तो आपने बच्चे को साथ ये बताना है कि ये फ्रूट कौन सा है। फॉर एग्जांपल अगर आप उसको एप्पल देते हैं खाने के लिए तो आपने उसको ये बताना है कि ये एप्पल है और इसका कलर जो है वो रेड होता है। इसी तरह अगर बनाना है तो देन उसके बाद जब आप कलर्स
और फ्रूट्स नेम बताएंगे तो बच्चे को आधे कलर्स हैं वो इस तरह से याद हो जाएंगे। और देन उसके बाद अगर आप किसी कोई आउटिंग में जाते हैं बाहर, या बिलफर्ज कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ घरों में जो होते हैं लोगों ने पेट्स रखे होते हैं, पेट्स एनिमल रखे होते हैं, तो अगर आपको जाने का इत्तेफाक हो या अगर आपको बाहर कोई एनिमल नज़र आता है तो आप बच्चे को ये बोलें कि ये फ़लाँ एनिमल है, और बच्चा जो खुद ब खुद फिर ऐसा ऐसा करके ये सारी चीज़ें सीख जाता है। उसके बाद आ जाती है बॉडी पार्ट्स नेम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे को अपनी बॉडी जो पार्ट्स हैं उसके जो नाम है वो आने चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर कभी भी अगर बच्चा जिस तरह से स्कूल जाता है तो बच्चे से अगर कोई टीचर कभी पूछती है कि बॉडी आपको कौन सा बॉडी पार्ट है तो बच्चा बता सकता है। वैसे तो मदर्स जो होती हैं वो बच्चों को भी ट्रेन करती हैं, लेकिन टीचर्स जो होती है वो ज़्यादा बच्चे को अच्छे तरीके से समझा सकती है, बता सकती है कि जी ये बॉडी पार्ट कौन सा है। लेकिन अगर बच्चे ने ये सारी चीज़ें सीखी होंगी तो बच्चे के लिए आगे जब वो स्कूल में जाएगा तो उसके लिए ये चीज़ें कोई मुश्किल नहीं होंगी, वो आसानी से और इनको बेहतर से बेहतर कर सकता है। बॉडी पार्ट्स नेम जो हैं वो बच्चे को आने चाहिए। उसके बाद एक्शन वर्ड्स रन, वॉक, ईट एंड जंप, यानी कि रन, वॉक, ईट एंड जंप वो किस तरीके से एक्शन वर्ड जो है वो आप बच्चे को सिखा सकते हैं। जब बच्चा भाग रहा होता है तो आप बच्चे को ये बोलें कि वो डोंट रन, या इस तरह की आप चीज़ें जो है वो बच्चे को बोलें तो बच्चा खुद ब खुद सीख जाता है। और आप बच्चे के साथ ये बताएं कि रन का क्या मीनिंग है, वॉक का क्या मीनिंग है, ईट का क्या मीनिंग है, जंप का क्या मीनिंग है, तो बच्चा खुद ब खुद सीख जाएगा। उसको ये भी पता होगा कि एक्शन वर्ड है। देन उसके बाद रिस्पॉन्डिंग टू सिंपल क्वेश्चन। रिस्पॉन्डिंग टू सिंपल क्वेश्चन का मतलब ये है कि उसको ये पता होना चाहिए कि उसका नाम क्या है, यानी कि व्हाट इज़ योर नेम करके आप बच्चे को ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये बच्चे को आप समझा सकती हैं, बल्कि आप सिखा सकती हैं। सबसे पहले तो उसका नाम, कि उसका नाम क्या है, और उसके लिए ये आप इस तरह करेंगी कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट इज़ योर मदर नेम, हाउ ओल्ड आर यू। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बच्चे को आप घर में भी सिखा सकती हैं। बच्चा जब स्कूल जाएगा तो वो खुद ब खुद ही जो है वो टीचर उसको सिखा देगी मदर की हेल्प के साथ। ठीक है, टीचर जो होती है वो खुद से अकेले से नहीं कभी भी मतलब कि सिखा सकती, ज़्यादा बेहतर कर सकती बच्चे को, जब तक कि मदर भी उसका साथ ना दे। आगे चलते हैं जी, रिकग्नाइजिंग लेटर्स इन बुक्स, चार्ट्स एंड फ्लैश कार्ड्स। उसके अलावा जो है जब भी आप बच्चे को कोई बुक पढ़ाएं, कोई किताब पढ़ा रहे हो, तो आप बच्चे को ये बताएं कि ये लेटर्स कौन से हैं, ताकि बच्चे को खुद ब खुद समझ में आ जाए कि ये लेटर ये वाला है और इसकी पहचान ये है। देन इसके बाद फ्लैश कार्ड्स आप बच्चे को बना के जो है बता सकते हैं कि ये फ्लैश कार्ड्स में आपने कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। ट्रेसिंग लेटर्स ए टू जी। जी, ए टू जी जो ट्रेसिंग लेटर्स हैं वो वाले लेटर्स होते हैं जो कि डॉटेड लेटर्स होते हैं। ठीक है, जो कि आप बच्चे को बताते हैं, डॉट्स लगा के बच्चे को समझाते हैं कि ये लेटर उसने किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले जो है बच्चे को जो है, मैं जहाँ तक आपको बताऊँ, मैं एक टीचर हूँ और मैं प्ले ग्रुप के बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मैं जो हूँ सबसे पहले जो है वो बच्चे को कभी भी डॉट्स पर नहीं लिखवाती। उसकी वजह ये है कि बच्चे को मैं पहले फुल फ्री हैंड देती हूँ ताकि वो जो है खुद से क्रिएट कर सके, लिख सके। सबसे पहले तो बच्चे को जब भी आपने कोई भी चीज़ सिखानी है तो आप ये याद रखें कि बच्चा कभी भी फ़ौरन उस चीज़ को नहीं सीखेगा, उसको टाइम लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने जो है वो उसको पेंसिल पकड़ना सिखानी है, ताकि बच्चा जो है पेंसिल को अच्छे तरीके से पकड़े। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा स्लो है तो वो 4 से 5 हफ्ते ले लेगा पेंसिल पकड़ने के लिए। और पेंसिल आपने उसकी ग्रिप जो है वो हैंड में उसकी करवानी है। और देन उसके बाद वो आप किस तरीके से करवा सकते हैं, वो आप बच्चे को कोई भी कलर पेंसिल दे दें और वो बच्चा जो है वो उस पेंसिल को पकड़ेगा। पहले वो ठीक तरीके से पेंसिल को नहीं पकड़ेगा, लेकिन वो बाद में पकड़ना उसको सीख जाएगा। उसके बाद जो है वो आप उसको कोई भी वाइट कंप्यूटर शीट दे दें और देन उसके बाद आप उसको ये बोलें कि वो इसके ऊपर लिखे। और जब बच्चा जो है उसके ऊपर लिखेगा तो बच्चे को ये होगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ। बच्चा बेशक जो है वो लेटर्स नहीं लिखेगा, लाइंस ही मारेगा, लाइंस ही ड्रॉ करेगा, लेकिन ये है कि आपने जो है वो बच्चे को पेंसिल की ग्रिप जो है वो बहुत अच्छी करवानी है, ताकि बच्चे को पता हो कि उसने पेंसिल को किस तरीके से पकड़ना है। देन उसके बाद आपने जो है वो बच्चे को लेकर आना है डॉट्स के ऊपर, यानी कि आपने उसको डॉट्स लगा के देने हैं। बच्चा उन डॉट्स के ऊपर जो है वो ट्रेस करेगा लेटर्स को, तब बच्चे को जो है वो ज़्यादा आसानी होगी और तब बच्चा आसानी से उन लेटर्स को उन लेटर्स पर ट्रेसिंग कर सकता है। देन आ जाता है मैचिंग लेटर्स विद पिक्चर्स। आपने जो है बच्चे को एक तरफ जो है वो लेटर्स लिख के देने हैं और देन उसके बाद पिक्चर्स उसको बना के देनी है।
जो भी उस लेटर से हैं अल्फ़ाबेट से पिक्चर्स बनती हैं, और फिर आपने उसको कहना है कि तुम इसको मैच करो, और फिर आपने उस बच्चे को ये कहना है कि इन पिक्चर्स को आप कलर्स करो, ताकि बच्चा जो है वो उसको अच्छा लगे कि और वो फिर ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा इस चीज़ में। मैं जो हूँ अपने चैनल के ऊपर अभी जो है वो वर्कशीट्स डाल रही हूँ, जो कि मैं बच्चों को सबसे पहले करवाती हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बच्चे को वर्कशीट्स करवाना इसलिए भी ज़रूरी होती हैं ताकि बच्चा जो है वो आसानी से नोटबुक के ऊपर चला जाए। क्योंकि जब आप कंप्यूटर शीट के ऊपर जो है वो बच्चे को अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखाते हैं तो बच्चा ज़्यादा आसानी से सीख सकता है। उसकी वजह यह है कि जब आप बच्चे को नोटबुक के ऊपर लेकर जाएंगे तो बच्चे ने उन फर्स्ट 3 लाइंस के ऊपर ही लिखना होगा, यानी कि जो 3 लाइंस उसको नज़र आ रही हैं उसके ऊपर ही लिखना है। लेकिन जब वो बच्चा कंप्यूटर शीट के ऊपर ट्रेस करेगा तो उसको ये फ़ायदा होगा कि उसको एक तो वो लेटर को सीख जाएगा, लेटर को रिकग्नाइज़ कर लेगा कि लेटर का पता होगा कि अल्फ़ाबेट कौन सा है। दैन उसके बाद उसको ये भी पता होगा कि इस अल्फ़ाबेट की शेप कैसी है, मैंने इसको किस तरीके से लिखना है। फिर हम बाद में उसको जो है वो नोटबुक के ऊपर लेकर जाएंगे। तो ये जो वर्कशीट्स हैं ये मैं अपने चैनल के ऊपर डाल रही हूँ, A to G तक मैंने अपने चैनल के ऊपर वर्कशीट्स हैं वो डाल दी हैं। आप वहाँ पर जाकर देखें, बहुत ही सिंपल वर्कशीट्स हैं जो कि आप बच्चे को करवा सकते हैं और बच्चा जो है वो आसानी से कर लेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैं एफ़र्ट कर रही हूँ आपको समझाने की कि बच्चे जो हैं वो आसानी से इन चीज़ों को सीख जाएं, वो आप ज़रूर पसंद करेंगे। और आप मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा को ना सिर्फ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बल्कि शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच।